तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस बड़ी खास वीडियो के अंदर। खास इसलिए क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक और स्टूडेंट टॉक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट हैं, उनको हमें क्लियर करना है। थोड़े से हटके हैं, सिलेबस से हटके हैं। और आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं द रोड मैप ऑफ फिजिक्स क्लास 12th। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं होने वाली है, 11th के लिए भी होगी, 10th के लिए भी होगी, इवन स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज के अंदर है, बीएससी बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए भी होगी। देखिए बेसिकली हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल 12th में आए हैं, कुछ इस साल 10th में भी आए हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा ये है कि अब हम जो है 12th की स्टडी शुरू करना चाहते हैं, तो किस हिसाब से इसको शुरू करें, क्या थिंकिंग रख के हम लोग पढ़ाई शुरू करें, और हमें क्या क्या मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं, किस किस तरीके से हार्ड चीज़ें आएंगी, किस किस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब कुछ है, ठीक है। और वैसे तो मैं किसी को स्ट्रेटजी देता नहीं हूं, लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई स्ट्रेटजी देनी है या फिर कोई एडवाइस देनी है तो अभी से अच्छा वक्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त में सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो जो स्ट्रेटजी 6 महीने से छोटी होती है ना, मुझे उसमें विश्वास नहीं होता है। कोई कहता है ना कि भाई मैं आपको 90 घंटे की स्ट्रेटजी देता हूं या 24 घंटे की देता हूं, तो सॉरी सर, हम कोई जादूगर नहीं है, आप भी कोई जादूगर नहीं हो कि जादू की छड़ी घुमाओगे और आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा और आप फिजिक्स में अच्छा करने लगेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें क्लास 12th की, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वो आप क्लास 11th और क्लास 9th में छोड़ के आते हैं। क्लास 10th और क्लास 12 जो होती है ना, वो प्लेन होती हैं, क्योंकि इनके जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो थोड़े से क्या है, एंगेजिंग होते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें पढ़ते हो ना, तो वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बात करोगे क्लास 12 के सिलेबस की, तो ये आपके सामने पूरा सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर अगर आप ठीक तरीके से नोट करोगे तो इसमें जो डोमिनेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। जैसे कि 15 चैप्टर आपके पास हैं, आप अगर शुरू से देखना शुरू करोगे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आता है, उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है। इस तरीके से जो टोटल शुरू के 8 चैप्टर हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। जब आप बात करते हो आखिर के 2 चैप्टर की, तो वहां पे आपको सेमीकंडक्टर नजर आता है और कम्युनिकेशन नजर आता है। तो इसका मतलब वहां पे जो 10 चैप्टर है 15 में से, वो इसी के ही हैं, ठीक है, वो सब जुड़े हुए ही हैं। और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ये 10 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो थ्रू एनसीईआरटी, फिर से थ्रू एनसीईआरटी, और उसके अलावा अलग एडिशनल बुक्स जो हैं वो अलग हैं, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हो तो 12th तो आप छोड़ो, आप जेई भी आराम से कवर कर जाओगे। जी हाँ, क्योंकि सिलेबस कहीं चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझते हो और उन्हें अप्लाई करते हो थ्रू न्यूमेरिकल्स, इजीली काम हो जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कनेक्शन बैठा के दिखाता हूं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया जाता है। वहां सिंपली आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है जो कि मूव नहीं करता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से उसके आसपास एक फील्ड होती है जो अंदर जाती हुई लगती है, ठीक है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के अंदर होता है, लेकिन फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन मास में हल्का होता है, प्रोटॉन मास में थोड़ा भारी होता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो फील्ड्स आपको नजर आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स नजर आती हैं इस चार्ज की, इसी की स्टडी हम पहले चैप्टर के अंदर करते हैं। जैसे कि ये जो फील्ड है, ये अगर फैल रही है तो इसकी कितनी इंटेंसिटी है। जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी आप देखते हो, आपको पता है कि छोटा बल्ब है तो कम लाइट निकलेगी, बड़ा बल्ब है तो ज्यादा लाइट निकलेगी। इसी तरीके से अगर बड़ा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, अलग अलग पॉइंट पे चेक करनी पड़ती है। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए या कोई डाइपोल आ जाए, डाइपोल क्या होता है, इसके 2 पोल्स हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर वो उसके अंदर आ जाए तो वो किस तरीके का मोशन करता है, उसको कहते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो। इसके बाद अगले में आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कोई चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया ले लो क्रॉस सेक्शनल, उसमें से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। डिटेल में जब आप इसको पढ़ते हो तो और भी मजा आता है आपको। वहीं से तो गॉस लॉ भी आते हैं, मतलब गॉस लॉ ने यही हमें समझाया हुआ है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना पड़ता है अलग अलग शेप्स पे। जैसे कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बहुत लंबी सी वायर है, उस पर अगर हम लोग थोड़ा चार्ज डालेंगे तो वो कंटिन्यूटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब हर जगह पे बराबर होगा, तो हर जगह से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी। वायर हो,
कोई शीट हो, कोई सिलेंडर हो, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग शेप्स पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ये पहला चैप्टर होता है। दूसरे चैप्टर की आप बात करते हो तो उसी चार्ज का पोटेंशियल देखा जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कोई चार्ज स्टैटिक है, जैसे कि मेरे पास एक ये है प्लेट मान लेते हैं, दूसरी प्लेट मेरे पास ये है, एक पे चार्ज है पॉजिटिव, एक पे चार्ज है नेगेटिव, दोनों के बीच का पोटेंशियल हमें देखना पड़ता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर यही पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग अलग चार्जेस के लिए, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, इनके लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का काम वहां पे होता है। पोटेंशियल हमें क्यों देखना पड़ता है? देखिए, अगर इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहेंगे ना, मूव करना चाहेंगे ना। तो यही आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है, मूविंग इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या होता है? जब पानी बहता है तो हम उसे वाटर करंट कहते हैं, जब हवा बहती है तो हम इसे विंड करंट कहते हैं या एयर करंट कहते हैं। इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जो हमारे बल्ब जलाने में, पंखे जलाने में काम आता है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा इस पोटेंशियल और बहने वाले करंट में, जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो चार्ज है यहां से यहां बह के जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस बहने वाले करंट के बीच में क्या रिलेशन है? ओम्स लॉ। सीधी सी बात है, ये आप लोग पढ़ के आए हैं 10th क्लास के अंदर, करेक्ट। तो ये चीज आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। इसके आगे आ जाओ, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म। इसने ये कहा कि भाई दो प्लेट्स के बीच में जब चार्ज बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो साथ में मैग्नेटिज्म भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, उसकी स्टडी करो। सर माइकल फैराडे की बात यहीं से शुरू हो जाती है कि जब मूविंग चार्जेस होते हैं, तो चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम, करेक्ट। इसके बाद थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो मैटर की बात शुरू हो जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर किस तरीके से मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है 5वां चैप्टर, जिसको आप देख सकते हो। तो आपने ये देखा कि ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। पहले चार्ज स्टैटिक था, फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, फिर उसके पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, फिर चार्ज के ट्रेवल करने के बारे में, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में, क्योंकि अगर चार्ज मोशन करेगा तभी मैग्नेटिज्म आएगा, करेक्ट। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की बिल्डिंग का बेसिक ब्लॉक, या फिर यूं कह लो बिल्डिंग ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। इसी के ऊपर अगले 3 चैप्टर रखे हुए हैं। कौन से 3 चैप्टर हैं वो? पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं। कौन सी एप्लीकेशंस? मोटर, जनरेटर, इस तरीके की, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का साथ में यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट, जहां पे हम लोग ये कहते हैं कि भाई करंट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, करंट अल्टरनेटिंग होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो आपकी एसी मोटर होती है या फिर एसी जनरेटर होता है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसके बाद आता है 8वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो बहुत ही सिंपल है। वहां पे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं। जैसे विजिबल लाइट, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके अलावा एक्सरे और इंफ्रारेड और कई तरीके की होती है, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम होता है अलग अलग वेवलेंथ का। बड़ी वेवलेंथ भी होती है, छोटी वेवलेंथ भी होती है। तो ये हो जाते हैं पहले 8 चैप्टर। अगर आप चैप्टर्स के बीच में लिंक बिठा के चलोगे तो चैप्टर्स का मीनिंग समझ में आएगा आपको। इसके बाद आप तुरंत जंप कर सकते हो किधर? 14वें चैप्टर में, सेमीकंडक्टर में आ जाओ आप लोग। सेमीकंडक्टर में आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई हम एक ऐसा कंडक्टर बना रहे हैं, एक इस तरीके का हम लोग मैटर बना रहे हैं जो करंट के लिए सूटेबल हो, जिसमें करंट इजीली पास हो। करंट पास होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करना। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तभी तो करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। तो वहां पे ये बताया जाता है कि कौन से मैटर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है और कौन से मैटर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। भाई सीधे सीधे कंडक्टर से नहीं निकल रहा है तो 2 कंडक्टर्स को मिक्स करके सेमीकंडक्टर बना लो जो कि सूटेबल बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डोपिंग पढ़ते हैं। डोपिंग में यही होता है, आप लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जाके पढ़ोगे। और इसके बाद अगला चैप्टर जो है आपका कम्युनिकेशन के ऊपर है ही, कि वहां पे आप कुछ चीजें पढ़ते हो, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है, इंफ्रारेड का क्या यूज है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या यूज है कम्युनिकेशन के अंदर, जहां पे आप आइनोस्फीयर के बारे में, मतलब अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ते हो। तो इस तरीके से 10 चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन 10 चैप्टर्स को ठीक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन,
मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बाहर से आएगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा 2 चैप्टर हैं, एक है एटम, एक है न्यूक्लियर, जो कि क्वांटम के अंदर चला जाता है, वहां पे थोड़ा सा क्वांटम प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ती है। 2 चैप्टर है आपके ऑप्टिक्स के, एक रे ऑप्टिक्स है जो कि आप 10th में पढ़ के आए हो, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, सारे के सारे लॉज वही हैं, बस आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, जैसे प्रिज्म एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, थोड़े से डेरिवेशन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स का, जहां पे आप कुछ फिनोमिनाज वेव फॉर्म ऑफ लाइट के देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 12th का सिलेबस पूरा रोड मैप कंप्लीट होता है। अब यहां पे जो एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप जितना हो सके पीछे वाले के साथ आगे वाले का कनेक्शन बैठा के चलें। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से बैठाया दूसरा चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जब चार्ज मोशन करेगा तो मैंने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ बैठाया, फिर चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिज्म भी आ रहा है तो मैंने चौथे चैप्टर के साथ बैठाया, उसके बाद मैटर की बारी आई तो मैंने 5वें चैप्टर से बैठाया। तो इस तरीके से क्या होगा कि पिछली चीज हम भूलेंगे नहीं और आने वाली चीज के लिए एक्साइटमेंट बना रहेगा। ये तरीका होता है एक एक्सप्लोरर का पढ़ने का, मतलब स्टूडेंट का भी नहीं, अगर एक एक्सप्लोरर पढ़ेगा ना तो उसको इस तरीके से पढ़ेगा, जिसको एग्जाम का डर नहीं होगा वो इस तरीके से पढ़ेगा। करेक्ट। अब अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जो स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछ रहे हैं कि सर हम फिजिक्स को आगे तक कैरी करना चाहते हैं, मतलब अभी तो हम स्कूल के अंदर हैं, फिर कॉलेज के अंदर आएंगे और ऐसे ही हम लोग फिजिक्स को लेके फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं और कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के उन्होंने नाम लिए कि उसमें काम करना चाहते हैं। तो देखो एक चीज समझो, यहां पे मैं एक फ्लॉ बता रहा हूं, यहां पे मैं एक कमजोरी बता रहा हूं स्टूडेंट्स के अंदर, जो हमारे स्टूडेंट के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो फिजिक्स या साइंस को आगे तक कैरी नहीं कर पाते हैं। कमी वो है कि देखो, अगर कोई आपसे कहे कि एक टीचर है जो आपको रोज पढ़ा रहा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे कि मैं अभी 4th चैप्टर को कर रहा हूं, जो 12th क्लास का 4th चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर मैंने अभी हाल ही में साइक्लोट्रॉन पढ़ाया और उसका एक न्यूमेरिकल भी करवाया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि ठीक है लेक्चर तो आ गया ना, एग्जाम के टाइम पे आराम से देख लेंगे, मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आराम से देख लेंगे, क्या दिक्कत है, तैयारी हो जाएगी। लेकिन यहां पे गड़बड़ वाली बात ये होती है कि अगर आप उसको एग्जाम पर्पस से पढ़ोगे तो आपका मेमोरी वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसको याद करने वाला, उसको कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और मान लो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट उसके भेजे में घुस भी गया, उसके दिमाग में घुस भी गया, लेकिन वो उसको तब तक ही याद रखेगा जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता। तो अगर आप तैयारी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप इसको आगे तक कैसे कैरी करके जाओगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप रोज नहीं पढ़ना चाहते, आपने एग्जाम के टाइम पे 15 चैप्टर खींच डाले, ठीक है, 3 महीने के अंदर खींच डाले, तभी मुझे स्ट्रेटेजी से नफरत है। आपने खींच दिए और इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपने एग्जाम तो अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, लेकिन वो चीज आपके साथ आगे नहीं रही। फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके 100 मार्क्स आ गए, आपको लगा कि यार मेरी तो साइंस अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, मुझे तो फिजिक्स ही लेनी चाहिए। फिर क्या होगा कि जब आप फिजिक्स आगे लोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार जब आप आगे के टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पीछे वाले टॉपिक की जरूरत महसूस होगी कि नहीं यार पहले बेसिक आना चाहिए, वरना ये आगे वाला तो मुझे फिर भी याद नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं अभी इसको पढ़ लेता हूं, आगे क्या होगा कि मैं इसे फिर भूल जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे पीछे वाले की जरूरत पड़ेगी, तो वो पीछे वाले की जरूरत आपको तब पड़ेगी, इससे बढ़िया आप अभी उसकी तैयारी कर लो तो कितना बेहतर होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ना कि आप चैप्टर्स के अंदर कनेक्शन बैठाइए, क्यों बताया, ताकि आप पिछले चैप्टर को छोड़े नहीं और आगे वाले चैप्टर के साथ चलते रहें। यही तरीका होता है साइंटिस्ट का नॉलेज को अक्वायर करने का। मैं एक चीज आपको बता दूं कि साइंटिस्ट रट के कुछ नहीं रखते हैं, जो भी आपको फिजिसिस्ट नजर आते हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नजर आते हैं, रट के कुछ नहीं रखते। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, जब जरूरत होगी ना तो वो 10वीं क्लास के फिजिक्स के अंदर भी चले जाएंगे, लेकिन जब जरूरत होगी ना तो वो पीएचडी की फिजिक्स के अंदर भी चले जाएंगे। तो यहां पे वो बार बार घूमते रहते हैं। फिजिक्स का यही काम है, उसको कैरी करने का यही मतलब है। अब ग्रेविटी का रूल बदलने वाला तो है नहीं, लेकिन ग्रेविटी को आइंस्टाइन ने कैसे डिफाइन किया और आज हम उसकी बार बार क्यों परीक्षा लेते हैं, जैसे कि थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, उसकी बार बार परीक्षा ली जाती है, बार बार टेस्ट किया जाता है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो हर लेवल पे उसकी रिसर्च करना, हर लेवल पे उसको टेस्ट करना, तो ये टेस्ट कौन कर पाएगा, ये वही कर पाएगा जो उस चीज के साथ पहले से चल रहा है, उसको कैरी करके चल रहा है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम लोग इसको कैरी करेंगे कैसे। तो देखिए, एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी जो कि मेरे आज तक काम आ रही है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एक बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। उस रियासत में क्या है, एक राजा हुआ करता था। ठीक है, उस राजा के 4 बेटे हुआ करते थे।
अब क्या है, राजा जानते थे कि उनके चारों बेटे बहुत ही परफेक्ट हैं, मतलब निपुण हैं, हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, तो वो अच्छी तरीके से कर लेंगे काम। लेकिन राजा जी फिर भी चाहते थे कि डिसीजन मेकिंग के लिए इन्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई जाए। एक दिन वो क्या करते हैं, अपने जो मंत्री जी होते हैं उनको भेज के उन चारों बेटों को बुलाते हैं और चारों बेटों को कहते हैं कि बेटा, हमारी रियासत से 500 कोस की दूरी पे, 500 कोस की दूरी पे एक जगह है जहाँ पे हमारी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ आपको जाना है और वहाँ के हाल लेके आने हैं। लेकिन आप लोग चारों एक साथ नहीं जाएंगे, पहले बड़ा बेटा जाएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बड़ा वाला बेटा जाता है और जाकर के वहाँ पे जाके सारा मुआयना करके वापस आता है। अब जाने आने के अंदर उसको तकरीबन 2 महीने का वक्त लग जाता है, ठीक है। इसी के बाद दूसरे बेटे की बारी आती है, दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है और फिर चौथा जाता है। जब सारे बेटे जाके वापस आ जाते हैं तो एक इन चारों को खड़ा करके राजा जी पूछते हैं कि आपने क्या क्या नोट किया और क्या क्या वहाँ की इस वक्त पोजीशन है, आप लोग हमको बताओ। तो बड़ा वाला बेटा कहता है, बोले वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस पेड़ों पे क्या है कि पत्ते नहीं थे, ठीक है। दूसरा वाला जो बेटा है वो कहता है कि नहीं पिताजी, पेड़ों पे पत्ते थे, ठीक है। और तीसरा वाला कहता है कि नहीं पिताजी, पेड़ों पे पत्ते भी थे और फूल भी थे, ठीक है। और चौथा वाला कहता है कि नहीं पिताजी, पेड़ों पे पत्ते भी थे, फूल भी थे और फल भी थे। तो राजा जी कहते हैं कि आप चारों के स्टेटमेंट अलग अलग कैसे हैं। तो ये चारों बेटे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि भाई तू गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो राजा जी इन चारों को रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम चारों ही सही कह रहे हो, क्योंकि तुम चारों अलग अलग टाइम पे वहाँ गए थे, तो उस जगह की अलग अलग पोजीशंस आप बयां कर रहे हो। तो राजा जी ने उन्हें ये समझाया कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हो तो उसके साथ समय बिताओ, ठीक है। अब जैसे आपको टोटल 8 महीने का वक्त लगा है, आप में से किसी ने भी उस जगह पे 8 महीने नहीं बिताए हैं। अगर किसी ने भी बिताए होते तो तुरंत बता देते कि हाँ, चारों की बात सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स में या साइंस में या किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ, आपके मॉरल्स के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप उसके साथ समय बिताओगे, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पकड़ते हैं, उस पर हर तरीके की रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, समय बिताते हैं उसके साथ। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पढ़ने लगोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट की वो बातें भी आपको समझ में आने लगेंगी जो किसी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई हैं। समझ रहे हैं? आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। आप ये कहेंगे कि यार, इस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ भी होगी, लेकिन ये चीज़ किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कॉन्सेप्ट को अपने अंदर जगह दे चुके हैं, कि आप उसके साथ समय बिताते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं। और यही तरीका है किसी भी फील्ड के अंदर तरक्की करने का, किसी भी फील्ड को अपनाने का। तो इस तरीके से आप न सिर्फ 12th के लिए बल्कि आगे तक के लिए अपने लिए साइंस का या फिजिक्स का एक रोड मैप तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है फिजिक्स का या फिर किसी भी फील्ड का रोड मैप। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी जिन जिन की क्लासेस शुरू हुई हैं, आपके पास काफ़ी वक्त है, अभी से लेके आपके पास 9 साढ़े 9 महीने हैं, 10 महीने हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए इन 6 महीनों के अंदर। तो पहले अच्छी तरीके से आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, बाकी की जो 3 महीने आएंगे उन 3 महीनों के अंदर अच्छा खासा रिवीजन कीजिए और टॉपिक्स को छोड़िए मत, कॉन्सेप्ट्स को छोड़िए मत, अपने साथ ही रखिए, जिससे वो जेई के दौरान या फिर कॉलेज के दौरान या फिर उसके आगे आप एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, उनके दौरान वो आपके साथ रहें। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।